वो कुछ देर गहरी सोच में गुम रहा। फिर उसने आंखें खोल दी, मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, हमें उस गाड़ी को झांसी और भोपाल के दरमियान तबाह करना होगा। मेरे जहन में एक वीरान रेलवे स्टेशन आ गया है जिसका नाम मेट घाट है, यहाँ से हम ट्रेन पर अटैक कर सकते हैं। मैंने पूछा, मेट घाट रेलवे स्टेशन में कौन सी खास बात है और उससे पहले हम किसी जगह गाड़ी को तबाह क्यों नहीं कर सकते? मास्टर सिपाही करीम ने मुझे तफसील से समझाते हुए कहा, ये एक मिलिट्री ट्रेन है, असला से भरी हुई है और खास तौर पर उसमें नेपाम बम के राकेटों की भारी तादाद मौजूद है। जाहिर है उसकी सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए होंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी प्लाटून उसके साथ सफर कर रही होगी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन हम उस गाड़ी को भारतीय पंजाब के इलाके में भी तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं। वहां हमें खालिस्तान तहरीक के सिखों की भी मदद मिल सकती है। करीम भाई बोला, पंजाब में गाड़ी पर हमारा हमला नाकाम भी हो सकता है, क्योंकि खालिस्तान की तहरीक और कश्मीरी कमांडोज के खतरे के पेश नजर असला से लदी हुई ये गाड़ी जब भारतीय पंजाब की हदूद में दाखिल हो गई तो उसकी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाएगी। बहुत मुमकिन है कि उसके आगे और पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स का एक एक इजाफी डब्बा भी लगा दिया जाए, जिसकी छत पर इंडियन गनर मशीन गन्स लगाए मोर्चे बनाकर बैठे हों। पंजाब से पहले खासतौर पर मध्य प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ फौजी नुक्ता निगाह से ट्रेन को किसी तकरीबी कार्रवाई का खतरा नहीं है। यहाँ कभी किसी फौजी ट्रेन पर कश्मीरियों का कमांडो अटैक नहीं हुआ, इसलिए सिक्योरिटी के हुकाम यहाँ ट्रेन की सिक्योरिटी की जानिब से नॉर्मल रहेंगे। हमारे कमांडो अटैक के लिए यही इलाका सबसे मौजू रहेगा और इस इलाके में सिर्फ मेट घाट नाम का एक ऐसा गैर आबाद वीरान सा देहाती रेलवे स्टेशन है जहाँ से हम ट्रेन पर अटैक कर सकते हैं। मैंने मेट घाट के बारे में मजीद पूछा तो मास्टर सिपाही ने कहा, यह सारा इलाका मेरा देखा हुआ है, तुम उसकी फिक्र न करो, मैं इस मिशन में तुम्हारे साथ हूंगा। मैंने कहा, ट्रेन को तबाह करने के लिए हमें तुम्हारे ख्याल में क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? एक तरीका तो यह है कि हम रेलवे लाइन में 2-3 जगहों पर जबरदस्त धमाके से फटने वाले बम लगा दें। मास्टर सिपाही करीम ने कहा, अगर ट्रेन में सिर्फ गोला बारूद ही लदा होता तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ट्रेन के 3 डब्बे नीपाम राकेटों से भरे हुए हैं और नीपाम राकेटों के बारे में ताज़ा तरीन तहकीकात की रोशनी में ये बात सामने आई है कि उसके डेटोनेटर फ्यूज को जर्ब न लगाई जाए या उस पर किसी दूसरे राकेट की डायरेक्ट हिट न लगाई जाए या नहीं फटता। हम अगर रेलवे लाइन को उखाड़ भी देते हैं तो उसके 2 ही नतीजे सामने आ सकते हैं। पहला नतीजा ये कि हो सकता है इंजन ड्राइवर दूर से पटड़ी को उखड़ा हुआ देख ले या करीब जाकर ट्रेन रोकने में कामयाब हो जाए, या अगर रोकते रोकते ट्रेन के 2-3 डब्बे उलट भी जाएं तो उससे सारी गाड़ी को नुकसान पहुंचने का इम्कान नहीं है, क्योंकि नीपाम राकेट यकीनन पिछले डब्बों में भरे हुए होंगे। फर्ज करें कि सारी की सारी गाड़ी ही उलट जाती है, तब भी ये जरूरी नहीं कि सारी ट्रेन के असले को आग लग जाए। ये जदीद साइंस का जमाना है, असला को यकीनन पूरी तरह से महफूज बनाकर ट्रेन में ले जाया जा रहा होगा। मैंने भी कमांडो तरबियत के दौरान असला वगैरह की पूरी ट्रेनिंग ले रखी थी। मैंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि हमें इन डब्बों या बोगी पर जिसमें नीपाम राकेट ले जाए जा रहे हैं राकेट फायर करने होंगे। करीम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें राकेट लॉन्चर से राकेट फायर करने होंगे और चलती ट्रेन पर निशाना लगाना होगा, और निशाना भी सिर्फ उन डब्बों का लगाना होगा जिनमें नीपाम राकेट होंगे। मैंने कहा, इस बारे में कैसे यकीन से कहा जा सकता है कि नीपाम राकेट पिछले डब्बों में ही भरे हुए होंगे? करीम बोला, इसका मुझे पूरा यकीन है। मुझे इस बारे में अपने जराये से भी यही इत्तला मिली है कि खतरनाक असला ट्रेन की अकबी बोगियों या बोगी में लदा हुआ होगा। मुझे एक ख्याल आ गया। मैंने कहा, क्या रास्ते में कोई पहाड़ी सुरंग नहीं आती? मेरा मतलब है कि क्या हम सुरंग में ट्रेन पर हमला नहीं कर सकते? नहीं, ये हरगिज ना सोचना। पहली बात तो ये है कि सुरंगें बंबई से पूरी स्टेशन तक ऊपर तले आती हैं। देवलाली से आगे बुरहानपुर तक 2-1 सुरंगें आती हैं, मगर वो छोटी हैं। वैसे भी सुरंग में छुपकर हम डब्बे पर राकेट फायर नहीं कर सकते। अगर फायर कर भी दिया तो साथ ही हमारे भी परखचे उड़ जाएंगे। मेट घाट का स्टेशन इस कमांडो एक्शन के लिए बिल्कुल मौजूद रहेगा। मैं तुम्हें पहले साथ ले जाकर ये जगह दिखा दूंगा।
अभी ट्रेन के चलने में 10 दिन बाकी हैं। हम कल ही मिडघाट का सपाट देखने के लिए अहमदाबाद से रवाना हो जाएंगे। हमें अहमदाबाद से बजरिया बस रतलाम तक सफर करना होगा। रतलाम से हम ट्रेन पकड़ेंगे और भोपाल आ जाएंगे। मिडघाट भोपाल और झांसी के दरमियान एक स्टेशन है। तुम ऐसा करना, सुबह 10 बजे अहमदाबाद के शोपुरी वाले बस अड्डे पर पहुंच जाना। वहां से रतलाम के लिए लारियां चलती हैं। तुम्हें जो पहली लारी मिले तुम उसमें सवार होकर रतलाम पहुंच जाना। मेरा इंतजार न करना, तुम रतलाम के लारी अड्डे पर मेरा इंतजार कर सकते हो। मैं वहां तुम्हारे थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाऊंगा। हम अहमदाबाद से इकट्ठे सफर नहीं करेंगे और कोई खास बात? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। मास्टर सिपाही उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं जाता हूं। यह कहकर करीम तेजी से बाहर निकल गया। उसके थोड़ी देर बाद मैं भी अपनी गाड़ी में बैठा मिस्टर पांडे के बंगले की तरफ जा रहा था। रात के 2:30 बजे मैं घर पहुंचा। कमरे में आते ही सुबह 8 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। सुबह अलार्म ने मुझे जगा दिया। नाश्ते की मेज पर मीनाक्षी और मिस्टर पांडे मौजूद थे। मैं मंदिर से कुछ फूल लेकर गाड़ी में रख लिए थे। मैंने वो फूल उन्हें दिए और कहा, रात में 2 बजे तक भगवान महावीर के नाम की माला का जाप करता रहा। ये फूल तुम्हारे लिए भगवान महावीर ने भेजे हैं। मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने गेंदे के फूल बड़ी अकीदत से लिए और उन्हें बार बार चूमकर आंखों से लगाने लगे। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे 2-1 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ गया है। मीनाक्षी ने फिक्रमंदी से पूछा, गुरुजी आखिर तो है ना? हाँ हाँ, मैंने कहा। रात को मैंने दिल्ली अपनी भांजी को फोन किया था। तुम्हें तो मालूम ही है, वो तुम्हारे डांस सेंटर में दाखिल होकर भारत नाट्यम सीखना चाहती है। मगर रात मालूम हुआ कि वो बड़ी बीमार है, इसीलिए मुझे आज ही अहमदाबाद से दिल्ली जाना पड़ गया है। मिस्टर पांडे ने फौरन कहा, मैं अभी फोन करके आपकी किसी फ्लाइट में सीट रिजर्व करवा देता हूं। मैंने हाथ के इशारे से कहा, नहीं नहीं, मैं हवाई जहाज में सफर करना पसंद नहीं करता। तुम लोग फिक्र न करो। 10 बजे बड़ौदा एक्सप्रेस दिल्ली जाती है, मैं उसी में चला जाऊंगा। मिस्टर पांडे को जरा तशवीश सी हुई, क्योंकि अभी उसके गुर्दे की एक पथरी उसके गुर्दे में मौजूद थी और उसकी तरक्की की फाइल पर इंदिरा गांधी के दस्तखत होने भी बाकी थे। कहने लगा, गुरुजी आप जल्दी वापस आ जाएंगे ना? आप नहीं होंगे तो मुझे तो ऐसे लगेगा जैसे इस घर से भगवान रूठकर चला गया है। मैंने उसे तसल्ली दी, गोगलदास, तुम्हारा हमारा ऐसा संबंध हो गया है कि ये इस जन्म में तो नहीं टूटेगा। मैं 2-3 दिन से ज्यादा दिल्ली नहीं ठहरूंगा। मुझे भी तो यहाँ महावीर जी की मंदिर में हर रोज हाजिर होकर पूजा पाठ करनी होती है। ये भी एक तरह से मैं एक चिल्ला काट रहा हूँ। मिस्टर पांडे और मीनाक्षी दोनों की तसल्ली हुई। मिस्टर पांडे ने नाश्ते की टेबल से उठते हुए मीनाक्षी से कहा, बेटी तुम खुद गुरुजी को स्टेशन पर छोड़ आना, ड्राइवर के साथ मत भेजना। मीनाक्षी ने फौरन कहा, ठीक है डैडी। जब मिस्टर पांडे अपने ऑफिस चले गए तो मैंने मीनाक्षी से कहा कि मैं अकेला ही स्टेशन जाऊंगा, उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। मीनाक्षी तो मेरे हर हुक्म को खुदा का हुक्म समझती थी। हाथ जोड़कर बोली, जैसे आपकी मर्जी गुरुजी। मुझे मालूम था कि जैसे ही मैं बंगले से बाहर निकला, खुफिया पुलिस का आदमी अपने मामूल के मुताबिक मेरे पीछे निकल पड़ेगा। हाँ, अगर मैं गाड़ी में जाऊंगा तो वो मेरा ताकुब करने का सोच नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक मैं उनकी नजरों में मिस्टर पांडे के घर ठहरा हुआ एक साधु सुन्नत ही हूं। उन्हें अभी मेरे बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। वो बस रूटीन में मेरी निगरानी कर रहे थे। चुनांचे मैंने मीनाक्षी से कहा, तुम ऐसा करना कि मुझे स्वामी नारायण के मंदिर छोड़ देना। मैं दिल्ली जाने से पहले वहां प्रार्थना करना चाहता हूं। मीनाक्षी फौरन तैयार हो गई। अभी 10 नहीं बजे थे। मैं मीनाक्षी की गाड़ी में उसके साथ वाली सीट पर बैठा बंगले से निकला। जाहिर है खुफिया पुलिस वालों ने मुझे देखा होगा, लेकिन गाड़ी में देखकर मेरा पीछा करने का ख्याल दिल से निकाल दिया होगा। दूसरी बात यह भी थी कि मेरी निगरानी से उन्हें मालूम हो गया होगा कि मैं बंगले से निकलकर मंदिर ही जाता हूँ। मीनाक्षी ने मुझे नारायण जी के मंदिर के दरवाजे पर उतार दिया और मुझे नमस्कार कहकर चली गई। मैंने कुछ वक्त मंदिर में गुजारा और फिर मंदिर के दूसरे दरवाजे से निकलकर मोटर रिक्शा लिया और पूरी बाजार के लारी अड्डे पर पहुंच गया। आध घंटा बाद मुझे रतला जाने वाली बस मिल गई और मैं रतलाम की तरफ रवाना हो गया। यह सारा रास्ता काफी लंबा था।
अहमदाबाद से निकलने के बाद कुछ देर तक इलाका थोड़ा रेतला और थोड़ा सरसब्ज आता रहा, फिर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। बहरहाल बस 1:30 बजे के करीब रतलाम पहुंची। रतलाम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था, यहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था। करीम भाई ने कहा था कि लारी अड्डे पर ही उसका इंतजार करूं। चुनांचे मैंने वहीं एक छोटी सी कैंटीन में बैठकर खाना खाया और एक तरफ होकर बैठ गया और करीम भाई का इंतजार करने लगा। मैं ऐसे बैठा था जहां और लारियां करीब ही आकर रुकती थीं और मुसाफिर उतरते थे। काफी देर बाद एक लारी आकर रुकी, उसमें से जो मुसाफिर उतरे उनमें करीम भाई भी था। मैं एहतियातन उसी जगह पर ही बैठा रहा। करीम ने उतरकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मेरे पास आ गया। जब तुम बंगले से निकले थे तो कोई इंटेलिजेंस का आदमी तो तुम्हारे पीछे नहीं लगा था। मैंने उसे बताया कि मैं मीनाक्षी की गाड़ी में बैठकर पहले सीधा मंदिर गया था, फिर हाँ कुछ देर ठहरने के बाद रिक्शा लेकर लारी अड्डे आया था। वो बोला मेरे साथ आओ। हम लारी अड्डे से निकलकर बाजार में आ गए। उसने एक मोटर रिक्शा को हाथ देकर रोका और कहा रेलवे स्टेशन चलो। रास्ते में उसने मुझसे पूछा कि मैंने खाना खा लिया था। मैंने कहा हाँ खा लिया था। उसके बाद वो खामोश हो गया और रेलवे स्टेशन तक खामोश रहा। मैंने कोई बात करनी चाही तो उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। रेलवे स्टेशन आकर मालूम हुआ कि भोपाल जाने वाली गाड़ी शाम के वक्त चलेगी। करीम कहने लगा यहाँ से भोपाल तक का सारा इलाका जंगलों से भरा हुआ है। इन जंगलों में शेर, हाथी सब परिंदे होते हैं। रात तो हमें भोपाल में पड़ जाएगी। हम शाम की गाड़ी ही पकड़ेंगे। इतनी देर हम एक घाट पर चलकर बैठते हैं। करीम को इस शहर के सारे इलाकों का पता था। वो मुझे एक घाट पर ले आया जिसके साथ ही एक बड़ी कुशादा नदी बह रही थी। यहाँ घास फूस की झोंपड़ी की एक साइड पर चाय की कैंटीन बनी हुई थी। हम कैंटीन के बाहर लोहे की पुरानी कुर्सियों पर चाय मंगवाकर बैठ गए। वो कहने लगा यहाँ से वापस अहमदाबाद पहुंचते ही मुझे सबसे पहले अपने एक खास आदमी को देवलाली भेजना होगा। वो अपने जराये से उस बात की तस्दीक करने की कोशिश करेगा कि देवलाली के फौजी गैरिजन से 20 तारीख की रात को एक फौजी मालगाड़ी रवाना हो रही है कि नहीं। वो इस गाड़ी का नंबर और उसके डब्बों का कलर वगैरह मालूम नहीं कर सकेगा। अगरचे उस वक्त ये गाड़ी गैरिजन के अंदर तक गई हुई रेलवे लाइन पर खड़ी होगी, मगर वो गैरिजन में दाखिल नहीं हो सकेगा। वो सिर्फ उसकी रवानगी की तस्दीक करने की ही कोशिश करेगा। मैंने पूछा हमें कैसे पता चलेगा कि फौजी मालगाड़ी देवलाली से रवाना हो चुकी है। मास्टर सिपाही ने कहा हमारा एक आदमी जलगांव के रेलवे स्टेशन पर उस रात रेलवे कुल्ली के भेस में मौजूद होगा। देवलाली से आगे जलगांव का बड़ा स्टेशन है। जैसे ही फौजी मालगाड़ी जलगांव से रन थ्रो करेगी वो रेडियो ट्रांसमीटर पर हमें मिडघाट खबर कर देगा। हम दोनों मिडघाट के स्टेशन के करीबी पहाड़ी में मौजूद होंगे। मेरे इस सवाल पर कि ये ट्रेन देवलाली के फौजी गैरिजन से रवाना होने के बाद मिडघाट के स्टेशन पर कब पहुंचेगी, उसने कहा इस फौजी गाड़ी का रूट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। वो देवलाली से जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, होशंगाबाद, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा और दिल्ली से आगे 2 रूट हो सकते हैं। एक रूट पानीपत, करनाल की तरफ से जालंधर और दूसरा रूट मेरठ, अंबाला, लुधियाना और जालंधर से पहुंचकर इसी गाड़ी को होशियारपुर, कठुआ से होते जम्मू तवी पहुंचना है। अगरचे ये गाड़ी किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इसका सफर रन थ्रू होगा, लेकिन किसी जगह थोड़ी देर के लिए पानी वगैरह लेने के लिए रुक सकती है। मैंने पूछा फिर तो ये मिडघाट के स्टेशन पर भी नहीं रुकेगी और हमें चलती ट्रेन पर अटैक करना होगा। वो बोला हमें मूविंग टारगेट यानी चलती ट्रेन पर ही रॉकेट फायर करने के लिए तैयार रहना होगा और ट्रेन की पिछली 3-4 बोगियों पर ऊपर तले रॉकेटों का रैपिड फायर करना होगा। अगले डब्बों पर फायर करने से फायदा हासिल नहीं होगा, मैंने कहा। और अगर इत्तेफाक से या किसी खतरे के पेश नजर नीपाम रॉकेटों की पेटियां अगले डब्बों में लदी हुई तो फिर क्या होगा। करीम ने कंधे सुकेड़ते हुए कहा फिर जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। बहरहाल हम पिछले डब्बों को हिट करेंगे। जब मैंने यह सवाल किया कि हमारे पास रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट कहां से आएंगे, तो मास्टर सिपाही और पाकिस्तान और इस्लाम के सच्चे आशिक करीम भाई ने कहा हिंदुस्तान की हिंदू हुकूमत मुसलमानों की जानी दुश्मन है। वो हिंदुस्तान से हमारा नामो निशान मिटा देना चाहती है। उसके लिए वो बाकायदा एक प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल कर रही है। हिंदुओं का अपना तो कोई दीन मजहब नहीं है। वो हिंदुस्तान के नई नस्ल के मुसलमान नौजवानों को हिंदू बनाने के मजमून कोशिश कर रही है। उसके अलावा हर महीने किसी न किसी शहर में हिंदू मुस्लिम फसादात कराए जाते हैं और मुसलमानों को बेदरेक मौत के काट उतारा जाता है। हिंदुओं के इन नापाक अज़ाइम के खिलाफ हम भारतीय मुसलमान अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, मगर हमारी जंग खुफिया जंग है।
इस जंग की हिकमत अमली ये है कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीनी तालीम की तरफ ला रहे हैं और इनको हिंदू हुकूमत के इस्लाम दुश्मन अज़ाइम से आगाह कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इंडियन मिलिट्री ट्रेन को उड़ाने के लिए रॉकेट कहां से आएंगे। मैंने अपने तौर पर यहाँ कुछ पुरजोश इस्लाम के शहदाई और पाकिस्तान दोस्त मुसलमानों को खुफिया तौर पर साथ मिलाकर एक खुफिया जमीयत बनाई हुई है। उसका मुजाहरा तुमने देख ही लिया होगा। ये उसी हमारी इस्लामी जमीयत के मेंबर थे जो तुम्हारे पास होटल में फूलों का गुलदस्ता दे गए और माइक्रोफोन पहुंचा गए। ये कोई इतनी जबरदस्त जमीयत है और हमारा मकसद तकरीबकारी भी नहीं है, बल्कि अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा मकसद है। और सबसे अहम मकसद यह है कि पाकिस्तान के इस्तेकाम का ख्याल रखा जाए और कश्मीर के महाज पर अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़ने वाले कश्मीरी मुजाहिदों की हर तरह से मदद की जाए। हमारे आदमी अहमदाबाद में जिंदगी के हर शोबे के इदारे में मौजूद हैं। वो हमें जदीद किस्म के 2 से मार करने वाले रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर मुहैया करेंगे। तुम उनकी फिक्र न करो। सिर्फ इंडियन फौजी इदारों में हमारी अभी तक रसाई नहीं हो सकी। उसकी वजह सिर्फ यह है कि अव्वल तो मुसलमानों को नाजिक और एहसास फौजी इदारों में मुलाजिम नहीं रखा जाता, और अगर मजदूरों ऐसे काम करने के लिए मुलाजिम रखा भी जाता है तो उन्हें हिसास मकामात के नजदीक भी नहीं आने दिया जाता। ये रॉकेट लॉन्चर हमारे आला तरीन कारीगर खुद बनाकर हमें देंगे और रॉकेट ये लोग कहां से लाएंगे उसकी खुद मुझे भी खबर नहीं है। बहरहाल ये लोग ये तमाम चीजें हमें मुहैया कर देंगे। काफी देर तक हम इस छोटे से नदी किनारे वाले रेस्तोरां के बाहर बैठे बातें करते रहे। जब दिन की रोशनी कम होने लगी तो हम उठकर रेलवे स्टेशन आ गए। यहाँ से भुजाल की तरफ जाने वाली गाड़ी में सवार हुए। ये पैसेंजर ट्रेन थी। उसने रात के 10 बजे हमें भोपाल पहुंचाया। रात हमने स्टेशन के करीब एक छोटे से ढाबे में गुजारी। सुबह उठकर एक बार फिर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से फिर आगे झांसी की तरफ जाने वाली एक मुसाफिर ट्रेन में सवार हुए और आध घंटे बाद मेरघाट के स्टेशन उतर गए। यह स्टेशन एक पहाड़ी के दामन में था, बिल्कुल वीरान स्टेशन था। मुसाफिर तो इसमें हमारे अलावा सिर्फ एक मुसाफिर उतरा, जो थोड़ी देर के बाद नजरों से ओझल हो गया। प्लेटफार्म पर स्टेशन के अमले का सिर्फ एक आदमी नजर आया, जो स्टाफ के कमरे के बाहर हाथ में सबज और सुर्ख झंडियां लिए खामोश खड़ा था। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सबज झंडी लहरा दी। गाड़ी छोक छोक करती स्टेशन से निकल गई। उस आदमी ने हमारे टिकट चेक की और बोला, कहाँ जाओगे? करीम भाई उस इलाके का वाकिफ था। उसने किसी जगह का नाम लेकर कहा, वहां जंगल में कटाई हो रही है, वहां जाएंगे। टिकट चेक करने कहा, ध्यान से जाना, आजकल उधर एक आदमखोर शेर आया हुआ है। यह कहकर वो दफ्तर के कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। करीम भाई मुझे साथ लेकर प्लेटफार्म के शुमाल की तरफ चल पड़ा। कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये जंगल बड़े खतरनाक हैं। ये हिंदुस्तान के वस्ती पहाड़ी जंगलों का इलाका है। ये खतरनाक घने जंगल आगे झांसी से लेकर नजीबाबाद की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। हम बातें करते प्लेटफार्म के आखिरी सिरे तक पहुंच गए, जहां से हमने एक टीले की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। दूर दूर तक उनकी रोशनी में भूरे रंग की ऊंची नीची पहाड़ियां फैली हुई थीं। इन पहाड़ियों के दामन में ढलानें दरख्तों से ढकी हुई थीं। करीम भाई कह रहा था, इस मेरघाट नाम के वीरान रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजिम भी आने से गुरेज करते हैं। जिसे दुश्मनी लेनी हो उसको यहाँ तब्दील कर दिया जाता है। इस स्टेशन पर कोई कोई मुसाफिर ट्रेन ही रुकती है। मैंने भोपाल से टिकट लेने से पहले दरियाफ्त कर दिया था कि ये ट्रेन मेरघाट रुकेगी या नहीं। जब टिकट बाबू ने बताया कि गाड़ी मेरघाट रुकेगी तो मैंने टिकट लिए थे। बहरहाल ये इस एतबार से भी खतरनाक स्टेशन है कि रात कभी कभार जंगली दरिंदे आ जाते हैं और प्लेटफार्म पर आजादी से चलते फिरते रहते हैं। हम टीले की चढ़ाई थोड़ी सी चढ़ने के बाद जमीन के मुतवाजी होकर टीले के गिर्द झाड़ियों में चलने लगे। कोई 10-15 मिनट उसी तरह चलने के बाद एक चट्टान के पीछे से निकले तो करीम जहां रुक गया और बोला, यहां से जरा नीचे नजर डालो। मैंने नीचे निगाह डाली तो दिन की रोशनी में मुझे रेल की पटड़ी चमकती नजर आई। यहाँ कोई 50 फुट की ढलान थी। ढलान जहां खत्म होती थी वहां मेरघाट स्टेशन का प्लेटफार्म शुरू हो जाता था। रेलवे लाइन मशरक से जनूब तक दूर तक नजर आ रही थी। करीम भाई बोला, यहाँ से हम मिलिट्री ट्रेन को दूर से आता हुआ भी देख सकते हैं और वो देर तक हमारी निगाहों के सामने से गुजरती रहेगी। ये पहाड़ की चढ़ाई है, यहाँ ट्रेन की रफ्तार भी नहीं होगी। उसने एक खंबे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह खंबा पानी का पाइप है, यहाँ ट्रेन का इंजन पानी लेने के लिए भी रुक सकता है। मैंने कहा, अगर इंजन यहाँ पानी लेने के लिए रुकेगा तो बाकी की सारी ट्रेन तो पीछे दूर होगी। इस तरह टारगेट हमारी रेंज से दूर हो जाएगा। उसने कहा, भोपाल से आगे मालगाड़ी को 2 इंजन लगा दिए जाते हैं ताकि पहाड़ी इलाके में से ट्रेन आसानी से गुजर सके। चुनांचे मिलिट्री मालगाड़ी के भी 2 इंजन होंगे।
एक इंजन आगे लगा होगा, एक इंजन पीछे लगा होगा। जब पहला इंजन पानी ले लेगा तो ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसकने लगेगा ताकि पिछले इंजन को पानी लेने के वास्ते खंभे के नीचे लाया जाए। अगर से वाकई ट्रेन यहां पानी लेने के लिए रुक गई तो हमें ट्रेन को उड़ाने के लिए बड़ा आसान टारगेट मिल जाएगा। मैंने उसे पूछा, ट्रेन यहां पहुंचेगी किस वक्त? करीम भाई ने कहा, देवलाली से चलकर आम ट्रेनें यहां दूसरे दिन रात के वक्त पहुंचती हैं, मगर यह असले से लदी हुई मालगाड़ी रन थ्रो होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये दूसरे दिन शाम के वक्त पहुंची तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लेटफार्म के खंभों पर बिजली के बल्ब रोशन होंगे, हम गाड़ी पर रॉकेट फायर कर सकेंगे। ट्रेन पर हमला करने के लिए इस रेलवे स्टेशन को मैंने इसलिए चुना है कि देवलाली से झांसी तक सारे रास्ते में उससे ज्यादा दूर अफ्तादा वैरान और बेनामो निशान स्टेशन और कोई नहीं है। फिर ये चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों और चट्टानों में घिरा हुआ है। हम ट्रेन उड़ाने के बाद आसानी से रोपोश हो सकते हैं। आसपास कोई पुलिस स्टेशन या कोई फौजी गैरियन भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि इस स्टेशन पर रेलवे का अमला भी 2-3 आदमियों का ही होता है। यहाँ कोई कुल्ली भी कहीं देखने में नहीं आता। ये सारी बातें हमारे मिशन के लिए बड़ी मौजू और फायदेमंद हैं। इसीलिए मैंने इस स्टेशन का इंतखाब किया है। झांसी से आगे नीम पहाड़ी और नीम मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। एक तो वहां हर स्टेशन के आसपास आबादियां हैं, दूसरे वहां ट्रेन की रफ्तार भी तेज हो जाती है। यहाँ तो मालगाड़ियां रिंग रिंग कर चलती हैं। हाँ, अगर रन थ्रो गाड़ी हो और उसको 2 इंजन लगे हों तो उसकी रफ्तार जरा तेज होती है। मैंने एक तरबियत याफ्ता कमांडो की हैसियत से उस जगह का जायजा लिया। वाकई यहाँ से ट्रेन पर रॉकेट फायर करना आसान था। ट्रेन अगर तेज रफ्तार भी हो तब भी उसे निशाना बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक तो रेलवे लाइन नीचे उतराई में थी, दूसरे रास्ते में रुकावट कोई नहीं थी। टारगेट रात के वक्त भी और मूविंग हालत में भी दिखाई देता था और ज्यादा फासले पर भी नहीं था। मैंने अपने मास्टर सिपाही से पूछा, अगर हम टारगेट हिट करने में कामयाब हो जाते हैं तो यहां से हमारे फरार की क्या सूरत होगी? करीम कहने लगा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाता हूं जहां से हम फरार होंगे। हम वापस टीले की ढलान उतरने लगे। मैंने कहा, हम यहाँ किसी पहाड़ी गार में भी रात को छुप सकते हैं। वो कहने लगा, असलह से भरी हुई एक फौजी ट्रेन की तबाही के साथ ही इस सारे इलाके को फौज अपने घेरे में ले लेगी और फौजी कमांडो सुधाए हुए कुत्तों के साथ तखरीबकारों की तलाश में निकल पड़ेंगे। हम जंगल में अगर किसी शेर की कछार में भी छुपे होंगे या जमीन के अंदर भी छुपकर बैठे होंगे तो कमांडो हमें पकड़ लेंगे। ट्रेन उड़ाने के बाद हमें फौरन इस इलाके से निकल जाना होगा। मैं तुम्हें वो इलाका दिखाना चाहता हूं जहां से हम फरार होंगे। पहाड़ी टीले से उतरने के बाद हम दरख्तों के घने झंडों में आ गए। यहाँ जमीन हमवार थी, घास के बीच में एक पतली सी पगडंडी बनी हुई थी। इस पगडंडी से गुजरते हुए हम स्याह और भूरे रंग की चट्टानों के दरमियान आ गए। उसे थोड़ा आगे एक दरिया बह रहा था। दरिया का पाट ज्यादा चौड़ा नहीं था। उसके दूसरे किनारे के दरख्त बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे, मगर दरिया का बहाव तेज था। करीम ने कहा, हम यहाँ आकर दरिया पार करेंगे। यहाँ हमें कोई किश्ती वगैरह नहीं मिल सकेगी, हमें तैर कर दरिया पार करना होगा। क्या दूसरे किनारे पर हम महफूज होंगे? क्या उधर इंडियन सिक्योरिटी पुलिस के आदमी नहीं आ जाएंगे? करीम ने कहा, दरिया के दूसरे किनारे कोई 2 फरलांग के फासले पर एक गांव है। उस गांव के दरमियान से भोपाल जाने वाली सड़क गुजरती है। उस सड़क पर रात के वक्त सब्जियों, फलों और डीजल तेल ले जाने वाले ट्रकों की ट्रैफिक तकरीबन सारी रात जारी रहती है। हमें किसी न किसी ट्रक में लिफ्ट मिल जाएगी। अगर लिफ्ट न मिली तो हम वहां से आगे जाने का कोई दूसरा इंतजाम कर लेंगे। बहरहाल यहाँ से फरार होना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम कुछ देर के लिए दरिया के किनारे ऊंचे ऊंचे नरकलों के पास बैठे। बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। करीम कहने लगा, अगर कोई हादसा हो जाए और हम एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो ये बात याद रखना कि तुम्हें हर हालत में इस दरिया को जरूर पार करना है, क्योंकि दरिया पार करने के बाद ही तुम भोपाल जाने वाली सड़क पर आकर वहां से भोपाल या किसी दूसरे शहर जा सकोगे। मैंने इस सारे इलाके का नक्शा अच्छी तरह ज़हन में बिठा लिया। कुछ देर हम वहां बैठे अपने मंसूबे के बारे में गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद उठकर दूसरी तरफ पहाड़ियों में से होते हुए मिडघाट के स्टेशन पर आ गए, जहां से कोई 1 घंटा हमें मुसाफिर ट्रेन मिली जो आगरा से आ रही थी। उसमें बैठकर हम वापस भोपाल आ गए। उससे हमें शाम के वक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए और रतलाम पहुंचे।
दूसरी लारी में बैठे और रात के 11 बजे अहमदाबाद पहुंच गए। मास्टर सिपाही करीम भाई स्टेशन ही से जुदा हो गया। मैंने टैक्सी ली और मिस्टर पांडे के बंगले पर आ गया। मीनाक्षी जाग रही थी। वो मुझे देखकर हस्बे मामूल बड़ी खुश हुई। कहने लगी, स्वामी जी आपने बड़ी कृपा की जो दिल्ली से वापस आ गए। मैं तो समझी थी कि अब शायद आपके दर्शन ना हो। मैंने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, यह कैसे हो सकते हैं बालका। उसने मेरी कजन का हाल पूछा। मैंने कहा वो ठीक नहीं है। उसके माता पिता ने फैसला किया है कि वो उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएं और वहीं उसका इलाज कराएं। अच्छा अब मैं ऊपर जाता हूँ, सफर की वजह से बहुत थक गया हूँ। मीनाक्षी जल्दी से बोली। स्वामी जी मैं आपके पांव दबा दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। पीछे मुझे दो बातों की फिक्र थी। एक तो मैं अपना ट्रांसमीटर बेडरूम में छोड़ आया था, अगरचे मैंने उसे खुफिया जगह पर छुपाया हुआ था, फिर भी मुझे उसकी फिक्र जरूर थी। दूसरे मुझे ये तशवीश भी थी कि कहीं पहली मंजिल ड्राइंग रूम वाले टेलीफोन के अंदर लगाया हुआ मेरा छोटा माइक्रोफोन किसी ने ना देखा हो। ऐसा हो सकता है कि मेरे पीछे ड्राइंग रूम का फोन खराब हो जाए, मैकेनिक उसे खोले और अंदर लगे हुए माइक्रोफोन का राज फाश हो जाए। मगर खुदा का शुक्र रहा, कोई बात ना हुई। फिर भी मैंने ये मालूम करने के लिए कि माइक्रोफोन अपनी जगह दुरुस्त है, अपने कमरे के टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। नीचे ड्राइंग रूम में खामोशी थी। हल्की हल्की बनाहट की आवाज आ रही थी। फिर ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने मेज पर कोई चीज रखी हो। साथ ही मीनाक्षी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। मैंने रिसीवर रख दिया। अभी तक मेरा कोई राज अफशा नहीं हुआ था। अब मैंने सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया था ताकि उसके किसी के हाथ लगने का बिल्कुल ही अंदेशा न रहे। दूसरे या तीसरे दिन शाम के वक्त मैं रीना लेनी के डांस सेंटर में रीना लेनी के पास बैठा स्टूडेंट लड़कियों को डांस की तालीम हासिल करते देख रहा था। कुछ लड़कियों के माता पिता भी कमरे में मौजूद थे। मीनाक्षी अभी तक नहीं आई थी। तबले पर ठेका लगा हुआ था। लड़कियां ताल पर रक्स कर रही थीं। रीना लेनी देवी मेरे पास सोफे पर बैठी ताली बजाकर तबले के बोल दोहरा रही थी। इतने में वर्कर ने बड़े अदब के साथ सोफे के पीछे से आकर मुझे आहिस्ता से कहा, महाराज आपका फोन आया है, कोई वर्मा साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं चुपके से उठकर साथ वाले कमरे में आ गया जहां फोन मेज पर पड़ा था। उसका रिसीवर अलग रखा हुआ था। मैं समझ गया कि यह सिवाय करीम भाई के और कोई नहीं हो सकता। मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से करीम भाई की आवाज आई, आज रात हाइड आउट पर पहुंचो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसके साथ ही फोन बंद हो गया। मैंने रिसीवर रखा और वापस हाल कमरे में रीना लेनी के पास आकर बैठ गया। रीना लेनी देवी रक्स की ताल देने में मगन थी। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी आ गई। घंटा डेढ़ घंटा वो भी रक्स करती रही। फिर हम दोनों बंगले पर वापस चले गए। रास्ते में उसने कहा, मुझे रात को महावीर जी की दर्शनों के लिए मंदिर जाना है, मुझे गाड़ी की चाबी दे देना, तुमने कहीं नहीं जाना। मीनाक्षी ने आजिज़ी से कहा, गुरुजी मुझे तो कहीं नहीं जाना, अगर जाना भी होता तो मैं न जाती। मैं रात के 11:30 बजे गाड़ी लेकर बंगले से निकल गया। पहले हस्बे मामूल नारायण जी के मंदिर गया, वहां 15-20 मिनट गुजारे और फिर अपने हाइड आउट की तरफ रवाना हो गया। वीरान क्वार्टर से थोड़े फासले पर दरख्तों में गाड़ी खड़ी की और क्वार्टर में आकर बैठ गया। कोई 5 मिनट बाद करीम भाई भी पहुंच गया। आते ही बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि कोई इंटेलिजेंस का आदमी तुम्हारे पीछे नहीं लगा हुआ? मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मैं मिस्टर पांडे के बंगले के बाहर बैठी हुई इंटेलिजेंस टीम से कुदरती तौर पर कुछ बेन्यासा हो गया था। खासतौर पर जब मैं गाड़ी में निकलता था तो अपनी निगरानी किए जाने के अंदेशे से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता था। मैंने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। करीम भाई उठकर बंद दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर झांक कर देखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पास आकर स्टूल पर बैठ गया और कहने लगा, तुम्हें अब बेहद मुहतात रहने की जरूरत है। मुझे शक है कि तुम्हारी निगरानी हो रही है। मुमकिन है कोई आदमी तुम्हारा पीछा करता यहां तक भी आया हो। बहरहाल वापसी पर तुम मेरे निकलने के आध घंटा बाद निकलना और यहां से सीधा मंदिर जाना। वहां कुछ देर बैठने के बाद बंगले पर जाना। मैंने ये बात नोट कर ली। मैंने करीम भाई से पूछा कि वो खास बात क्या जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। वो बोला, मेरे आदमी ने देवलाली से उस बात की इतला दी है कि 20 तारीख को रात के वक्त जो मिलिट्री ट्रेन असला लेकर जम्मू जा रही है उसके 3 डब्बों का रंग सुर्ख है। सारे डब्बे मालगाड़ी के बंद डब्बे हैं, मगर साथ एक मुसाफिर ट्रेन वाला डब्बा भी लगा है जिसमें फौजी जवान सिक्योरिटी की खातिर साथ जा रहे हैं। मैंने ये बात भी नोट कर ली और करीम भाई से कहा,
ये निशानी ट्रेन को पहचानने में हमारी मदद करेगी। अब हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। वो कहने लगा, कल रात को 2 रॉकेट लॉन्चर और 12 रॉकेट मेरे पास पहुंच जाएंगे। हमें 18 तारीख को ही ये सामान लेकर मिटघाट स्टेशन पर पहुंच जाना होगा। हम स्टेशन के पीछे एक पहाड़ी गार में छुपकर ट्रेन का इंतजार करेंगे। आज के बाद हमारी मुलाकात 18 तारीख को भोपाल के रेलवे स्टेशन वाले उसी होटल में होगी जहां हमने एक रात गुजारी थी। तुम जिस रोज चाहो अहमदाबाद से रवाना हो जाना, मगर 18 तारीख को भोपाल के होटल में मौजूद होना। मैं तुम्हारे पास 18 तारीख की रात को पहुंचूंगा और एक अलग कमरे में ठहरूंगा। वहां मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा। वो इतना बड़ा होटल नहीं है। मैंने रॉकेट लॉन्चर और रॉकेटों के बारे में पूछा कि यह सामान क्या वो अपने साथ लाएगा। उसने कहा, जब हम मिटघाट की पहाड़ी गार में पहुंचेंगे तो यह सामान पहले से वहां मौजूद होगा। तुम उसकी फिक्र ना करो। अब ना मैं तुम्हें फोन करूंगा और ना तुम मुझे फोन करोगे। हमारी मुलाकात अब 18 तारीख को भोपाल के होटल में होगी। तुम पहले निकल जाओ, मैं बाद में निकलूंगा, मगर होशियार रहना। मुझे शुबा है कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। मैं खामोशी से बाहर निकल गया। क्वार्टर के आते में अंधेरा था। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी थी। मैंने पूरी आंखें खोलकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे अंधेरे में कोई शक शुबे वाली बात महसूस न हुई। फिर भी मैं क्वार्टर की अकबी दीवार को फांदकर उन दरख्तों की तरफ गया जहां मैंने मीनाक्षी की गाड़ी खड़ी की हुई थी। मैं अंधेरे में एक तरफ खड़ा हो गया और यह देखने की कोशिश करने लगा कि कोई शख्स मेरी गाड़ी के गिर्द तो नहीं मंडला रहा। मैं 5 मिनट तक छुपकर गाड़ी को देखता रहा। वहां कोई नहीं था। फिर मैं खामोशी से चलकर गाड़ी के पास आया, गाड़ी स्टार्ट की और जिस तरफ से आया था उसी तरफ से वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। करीम भाई की हिदायत के मुताबिक मैं वहां से सीधा स्वामी नारायण जी के मंदिर पहुंचा। वहां कोई आध घंटा गुजारा और उसके बाद बंगले की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने कमरे में जीन मत के बानी महादीर की एक कांसी की मूर्ति मंगवाकर रख छोड़ी थी और उसके पांव में रोज फूल रख देता था और अगरबत्तियां भी सुलगा दिया करता था। मीनाक्षी भी फूल ले आया करती थी। मैंने वहां ये बता दिया हुआ था कि मैं दिन भर अपने कमरे में भगवान महादीर की पूजा पाठ में मसरूफ होता हूँ। मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में कोई ना आए। लेकिन ये मेरा मामूल था कि जब शाम को मिस्टर पांडे अपने खास मेहमान के साथ या अकेला मीनाक्षी के साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठता तो मैं अपने टेलीफोन का रिसीवर थोड़ी थोड़ी देर बाद उठाकर सुन लेता था कि मिस्टर पांडे किसी से कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा। अभी तक उसने किसी से कोई ऐसी खुफिया राजदारी की बात नहीं की थी और कोई इसराइली या भारतीय फौज का अफसर भी उसे मिलने नहीं आया था। रात को खाने पर कभी कभी या सुबह नाश्ते पर मेरी मिस्टर पांडे से मुलाकात हो जाती थी। वो हर बार हाथ बांधकर यही कहता कि आपकी मेहरबानी से मेरा गुर्दे का दर्द तो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब जो तीसरी परती गुर्दे में रह गई है उसे भी दूर कर दें। या फिर मुझे अपनी तरक्की की फाइल के बारे में बड़ी आजिजी से फरमाइश करने लगता कि भगवान महादीर कहकर मेरी फाइल पर इंदिरा गांधी जी के दस्तखत करवा दें। मैं उसे सिर्फ तसल्ली देता, ये काम वक्त आने पर पूरा हो जाएगा। हकीकत ये थी कि मिस्टर पांडे की ये दोनों कमजोरियां मैंने अपने कब्जे में कर रखी थीं और मैं चंद्रिका से इस बारे में अभी कुछ नहीं पूछ रहा था। चंद्रिका से भी कई रोज से मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे उससे मुलाकात करने की कोई जरूरत भी नहीं थी और वो अपने तौर पर भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। असला की ट्रेन पर हमला करने का वक्त करीब आ रहा था। मैंने 15 तारीख को मीनाक्षी मिस्टर पांडे से कहा कि मैं सोमनाथ जी के मंदिर की यात्रा को जाना चाहता हूं। 2-1 रोज में आ जाऊंगा और वहां 2 दिन मंदिर में भगवान सोमनाथ की पूजा करूंगा। मुझे महावीर भगवान ने हुक्म दिया है कि वहां जाऊं और फूल माला चढ़ाऊं। मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने फरमाइश की कि मैं उनके लिए भी वहां प्रार्थना करूं। मैं एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा था। आखिर मेरी रवानगी का वक्त आ गया। मैं 17 तारीख को दोपहर को अहमदाबाद से बगैर सोमनाथ के मंदिर के लिए और हकीकत में भोपाल जाने के लिए रवाना हो गया। एक रात और एक दिन सफर में गुजरा। 18 तारीख की शाम को भोपाल में था। वहां रेलवे स्टेशन के करीब जो मामूली सा होटल था वहां एक कमरा लेकर ठहर गया। अब मुझे अपने मास्टर सिपाही करीम भाई का इंतजार था। उसी रोज रात के वक्त करीम भाई भी आ गया। उसने होटल के रजिस्टर से मेरे कमरे का नंबर मालूम कर लिया। रात काफी गुजर चुकी थी कि उसने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला और तो करीम भाई अंदर आ गया। उसने पुरानी सी ठंडी जैकेट और उसी कलर की पुरानी जीन्स पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। अंदर आकर कहने लगा, इस लिफाफे में तुम्हारी जैकेट और पतलून है। ये जीन भक्तों वाले कपड़े उतारकर पतलून जैकेट पहन लो। अपने खदर के कपड़े उसी लिफाफे में बंद करके पलंग के नीचे रख देना। होटल वालों से कह देना कि तुम अपनी माता जी से मिलने झांसी जा रहे हो। कमरे का 3-4 दिन का एडवांस किराया भी अदा कर देना। कह देना कि तुम्हारे वापस आने तक कमरा बंद रहेगा। मैं भी ऐसे ही बहाना बनाकर यहाँ से निकलूंगा। कमरे की चाबियां हमारे पास ही रहेंगी। मिशन मुकम्मल होने के बाद अगर हम जिंदा रहे तो इसी होटल में आकर तुम अपना लिबास तब्दील करके वापस अहमदाबाद रवाना हो जाओगे।
हम सुबह 6 बजे मिटघाट जाने के लिए यहाँ से निकलेंगे, अब तुम आराम करो। वो चला गया। मैंने दरवाजा बंद करके खिद्दर का कुर्ता पजामा उतार कर गहरे नीले रंग की पुरानी जीन्स पहनी, जैकेट पलंग के पास ही रख दी और बिस्तर पर लेट गया। छोटे क्लॉक पर मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया था। ठीक 5 बजे सुबह अलार्म बजने लगा। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, जैकेट पहनी और नीचे आ गया। काउंटर पर रात की ड्यूटी वाला मुलाजिम मौजूद था। मैंने उसी से कहा कि मैं अपनी माता जी से मिलने झांसी जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापसी होगी। कमरे में मेरा सामान पड़ा है, उसे कोई ना खोले। उसके साथ ही मैंने 4 दिन का किराया और ऊपर 100 रुपए मुलाजिम को इनाम के तौर पर दिए। वो बेहद खुश हुआ, कहने लगा, सर आपका कमरा बिल्कुल बंद रहेगा, कोई फिक्र ही ना करें। मैं होटल से बाहर आकर एक तरफ ओट में खड़ा हो गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि करीम भाई भी मेरे पास आ गया। कहने लगा, स्टेशन पर चलकर नाश्ता करेंगे। भोपाल का स्टेशन बड़ा बारौनक स्टेशन था। शहर भी मुसलमानों की तारीखी रवायात का हामिल है। ये कभी मुसलमानों की बहुत बड़ी मशहूर रियासत थी, मगर कांग्रेस हुकूमत के वजीर दाखिला पटेल ने जब हिंदुस्तान की सारी रियासतों को खत्म किया तो रियासत भोपाल का सूरज भी गरूब हो गया। शहर हमेशा से इल्मी अदबी सरगर्मियों का मरकज रहा, मगर अब वहां हिंदू कल्चर की छाप रोज बरोज गहरी होती जा रही थी। इंदिरा गांधी की हुकूमत रियासत भोपाल में मुसलमानों की रवायात को मसख कर रही थी और मुसलमानों पर तरक्की के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे। भोपाल स्टेशन से हमारे होते हुए 2-3 गाड़ियां झांसी दिल्ली की तरफ गईं, लेकिन उनमें से कोई भी मिटघाट के वैरान स्टेशन पर नहीं ठहरती थी। आखिर रात के 1 बजे हमें एक पैसेंजर ट्रेन मिली जो स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती थी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। मिटघाट का स्टेशन वहां से ज्यादा फासले पर नहीं था, मगर इस पैसेंजर ट्रेन ने पूरे 2 घंटे के बाद हमें वहां पहुंचाया। स्टेशन पर सिवाय हम दोनों के और कोई मुसाफिर न उतरा। स्टेशन पर हुक्का आलम था, अमला गायब था, दफ्तर बंद था। प्लेटफार्म पर जो 3-4 खंबे लगे थे उनके बल्ब रोशन थे। मैंने देखा कि उस रोशनी में रेलवे लाइन प्लेटफार्म के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक साफ नजर आ रही थी। गाड़ी हमें उतारकर आहिस्ता आहिस्ता चलती आगे निकल गई। हम एक तरफ होकर खड़े हो गए। करीम कहने लगा, इस रोशनी में हमें टारगेट ऊपर से साफ नजर आ जाएगा, क्योंकि मिलिट्री ट्रेन में सिवाय एक डब्बे के बाकी सारे डब्बे मालगाड़ी के लगे होंगे, इसलिए इन डब्बों में रोशनी नहीं होगी। प्लेटफार्म के खंभों की रोशनी हमारी मदद करेगी। चलो अब हम ऊपर चलते हैं। चारों तरफ पहाड़ियों में गिरे हुए इस वैरान स्टेशन पर हैबतनाक खामोशी तारी थी। हम पीछे से होकर टीले की चढ़ाई चढ़ते हुए स्टेशन से कोई 50-60 फुट की बुलंदी पर एक दूसरी पहाड़ी के दामन में आ गए। यही वो पहाड़ी थी जहां हमारी पनाहगाह थी। ये कुदरती गार थी जो पहाड़ी के अंदर 15-20 फुट तक चली गई थी। करीम भाई ने जेब से छोटी टॉर्च निकालकर रोशन की। मुझे उसकी रोशनी में गार की दीवार के साथ एक बड़ा थैला लगा हुआ दिखाई दिया। ये काफी बड़ा थैला था। करीम ने टॉर्च मुझे थमाई, थैले का जिप खोल दिया। थैले में 2 रॉकेट लॉन्चर, 6 रॉकेट, 4 बड़ी मोमबत्तियां, 2 ताम के मग और एक बड़े साइज की थर्मस बोतल थी। हमने सबसे पहले मोमबत्ती रोशन करके पत्थर पर लगा दी। मैंने रॉकेट लॉन्चरों और रॉकेटों को बड़े गौर से देखा। ये बिल्कुल नए रॉकेट लॉन्चर थे, लगता था किसी ऑर्डिनेंस डिपो से उड़ाए गए हैं। हमने थर्मस में से काफी निकाल कर पी। एक बड़ा डब्बा बिस्कुटों का भी था, थैले में से निकल आया था। कुछ बिस्कुट खाए और अपने मंसूबे की तफसीलात पर गुफ्तगू करने लगे। गार में जो आदमी थैला रख गया था उसने पहले ही से जगह को साफ करके वहां नारियल की शाखों की एक सफ बिछा दी थी। हम सफ पर लेटकर सो गए। सुबह उस वक्त आंख खुली जब गार में दिन की रोशनी का गुबार फैला हुआ था। हमने थर्मस में से काफी निकाल कर पी, फिर करीबी दरिया पर जाकर मुंह हाथ धोया। वहां जो घास फूस की जो झोंपड़ा नुमा कैंटीन दरख्तों के नीचे बनी हुई थी वो बंद थी। करीम ने कहा, ये दोपहर के वक्त खुलेगी, यहाँ से हमें खाने को कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। करीम भाई ने जेब से एक माचिस की डब्बी के साइज का ट्रांसमीटर निकालकर मुझे दिखाया और कहा, इस ट्रांसमीटर पर हमारा आदमी हमें इत्ला कर देगा कि गाड़ी देवलाली के गैरिजन से चल पड़ी है। ये 19 तारीख का दिन था। सारा दिन हमने इन पहाड़ियों में इधर उधर चल फिरकर माहौल का जायजा लेते गुजार दिया। चौमड़े वाली कैंटीन खुल गई थी, वहां से हमने कुछ चावल और मछली खाई। रात को भी वहीं से खाना खाया। कैंटीन वाले को हमने यही बताया कि हमने यहाँ कटाई का ठेका लेना है और जंगल में दरख्तों का जखीरा देखने आए हैं। आखिर 20 तारीख का दिन तलू हुआ। 20 तारीख की रात को 12 बजे के बाद असला से लदी हुई मिलिट्री ट्रेन ने देवलाली के फौजी गैरिजन की टॉप लाइन से जम्मू के लिए रवाना होना था। हम दूर के घाट वाली झोंपड़ा कैंटीन के बाहर बैठे काफी देर तक अपने मंसूबे पर गौर करते रहे। हमने इस कमांडो एक्शन के एक एक पहलू पर गौर किया। बज़ाहिर ये कमांडो एक्शन बड़ा आसान और वाज़ेह था। एक मालगाड़ी ने बहुत हल्की रफ्तार के साथ स्टेशन के खुले प्लेटफॉर्म पर से गुजरना था। हमने 50-60 फुट की बुलंदी से उस पर यक्के बाद दीगरे 6 रॉकेट फायर करने थे और फिर वहां से फरार हो जाना था। लेकिन उस बज़ाहिर आसान एक्शन में कई मसाइल पोशीदा थे।
पहला मसला तो ये था कि ट्रेन का शेड्यूल ही बदल गया हो, किसी वजह से ट्रेन की तारीख तब्दील कर दी गई हो। दूसरा मसला ये था कि ऐन मुमकिन है इसराइल से लिए गए नेपाम रॉकेट इस ट्रेन में ना आ रहे हों। तीसरा मसला यह था कि ट्रेन को 2 इंजन लगे होंगे, मुमकिन है कि उसकी रफ्तार हमारे अंदाजे के खिलाफ ज्यादा तेज हो और हम मुतहरिक टारगेट पिछले 3-4 डब्बों को बराह रास्त हिट न कर सकें। ये बहुत जरूरी था कि हमारे रॉकेट या तो गोला बारूद वाले या नेपाम रॉकेटों वाले डब्बों को हिट करें। अगरचे मैंने मुतहरिक टारगेट को हिट करने की जबरदस्त ट्रेनिंग ले रखी थी, लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद था कि जज्बाती ही जान में मेरा रॉकेट निशाने पर न लगे। 3 रॉकेट मुझे और 3 ही रॉकेट मेरे साथी करीम भाई ने फायर करने थे। उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो निशाने और खासतौर पर मुतहरिक टारगेट पर निशाना लगाने में कितनी महारत रखता है। देवलाली से 20 तारीख की आधी रात को चली हुई मालगाड़ी ने हमारे हिसाब के मुताबिक 21 तारीख की शाम को मिडघाट स्टेशन पर से गुजरना था। 21 तारीख की दोपहर को जबकि सूरज अभी भोपाल की जंगलाती पहाड़ियों के ऊपर ही था, मैं और करीम भाई अपने पहले से चुने हुए ठिकाने पर आकर बैठ गए। ये वस्ती हिंद के खतरनाक जंगलों का एक वीरान और गैर आबाद इलाका था। हमने एक चट्टान की ओट में मोर्चा बना लिया था। नीचे 50-60 फुट की पथरीली ढलान मिडघाट स्टेशन के प्लेटफार्म तक चली गई थी। प्लेटफार्म खाली पड़ा था, रेलवे लाइन भी खाली पड़ी थी। रॉकेट लॉन्चर और 6 रॉकेट हमारे करीब ही घास में पड़े थे। छोटा रेडियो ट्रांसमीटर करीम भाई के हाथ में था और वो बार बार उससे ऑन करके कान से लगाकर अपने उस साथी की आवाज सुनने की कोशिश करता जिसने एमुनेशन ट्रेन की दिवाली से रवाना होते वक्त हमें इतला देनी थी, मगर उसकी कोई इतला हमें नहीं मिली थी। मैं परेशान था कि कोई गड़बड़ ना हो गई हो, कहीं ट्रेन की रवानगी का शेड्यूल न तब्दील कर दिया गया हो। मगर करीम भाई कोई खास परेशान नहीं था। वो यही कहता कि हमारा आदमी अगर कल किसी वजह से इतला न दे सका तो ऐन वक्त पर उसका सिग्नल जरूर मिलेगा, और उसका अंदाजा ठीक निकला। हमें चट्टान की ओट में आकर बैठे बमुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि ट्रांसमीटर पर सिग्नल आने लगे। फिर कोड अल्फाज में किसी ने कुछ कहा। करीम भाई ने जवाब में कोड अल्फाज में कुछ कहा। ट्रांसमीटर बंद कर दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, ट्रेन भोपाल के आउटर सिग्नल से रन थ्रू कर दी गई है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।